जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। छठवें अध्याय का नेक्स्ट टॉपिक आंतरिक विद्रोह और दिल्ली सल्तनत को प्रदेश विजय को स्थायित्व प्रदान करने के लिए संघर्ष, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें क्या था कि जब मामलुक वंश की जब स्थापना हुई थी, तो जो राजवंश जब स्थापित हो रहे थे, तो जब शक्तियों का परिवर्तन होता है, तो उस समय व्याप्त सूबेदार और सामंत जैसे जो कुछ लोग होते हैं, वो लोग अपने आप को अपने अपने क्षेत्र में आज़ाद घोषित कर देते हैं और उसी को आंतरिक विद्रोह कहा गया है। ओके, तो इन सब से निपटने के लिए दिल्ली सल्तनत को कहाँ कहाँ विद्रोह का दमन करना पड़ा, ठीक है ना, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, ठीक है ना। आज तक बंगाल जब भी हो, हमेशा भारत के दिल्ली सल्तनत जो केंद्रीय सत्ता थी उसका नासूर क्यों बना रहा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, शैल वी। इलबारी तुर्क जो थे, जिनको मामलुक या गुलाम तुर्क भी कहा जाता है, ये लोग जब सत्ता जब प्राप्त किए थे, तो इनको खाली बाहरी आक्रमण से ही नहीं इनको क्षति पहुँचे थी, बल्कि आंतरिक विद्रोह भी इनके समय ज़्यादा होते थे। जो सरदार और सूबेदार लोग जो होते थे, और जो कुछ राजपूत भी जो होते थे, और जमींदार जो होते थे, अपने क्षेत्र में अपने आप को वहाँ का एक स्वायत्त प्राप्त राजा घोषित कर देते थे, ठीक है ना। और जिसकी वजह से उनको जो है उस क्षेत्र में धार्मिक और राजनीतिक और थोड़ा सांस्कृतिक रूप से उनको जनता का सपोर्ट भी मिल जाता था, जिसकी वजह से वो लोग केंद्रीय सत्ता को त्याग कर अपने आप को आज़ाद घोषित करने के लिए तत्पर होते थे। लेकिन ये जो राजा और जो ये सब जमींदार होते थे, ये लोग जो है सिर्फ तुर्कों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आपस में भी लड़ते भिड़ते रहते थे। विभिन्न आंतरिक विद्रोहों के स्वरूप और लक्ष्य अलग अलग थे, इसलिए इन सबको हिंदू प्रतिरोध के एक ही शीर्षक के अंतर्गत रखना सही नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है और भौगोलिक कारणों से किसी एक केंद्र के रूप में देश पर शासन करना बहुत ही कठिन है, ये तो वाकिफ़ हैं आप भी। सूबेदारों को काफ़ी स्वायत्ता देना ज़रूरी था, और इस स्वायत्ता के साथ प्रबल स्थानिक भावनाओं का संयोग हो जाने पर वे दिल्ली के नियंत्रण से मुक्ति पाने और स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने को उत्साहित हो जाते थे। स्थानीय शासक दिल्ली के शासन के खिलाफ क्षेत्रीय और धार्मिक भावनाओं से समर्थन पाने का भरोसा भी रख सकते थे, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया वही ये बुक में भी लिखा है। दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ हुए सभी विद्रोहों का वर्णन करना जरूरी नहीं है। भारत का पूर्वी हिस्सा, जिसमें बंगाल और बिहार शामिल है, दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे थे। पिछले एक अध्याय में हम देख चुके हैं किस प्रकार खलजी द्वारा बख्तियार खिलजी ने किस प्रकार सेन राजा लक्ष्मण सेन को लखनौती से निकाल बाहर करने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है ना। कुछ अव्यवस्था और गड़बड़ी के बाद इवाज नामक एक व्यक्ति ने गियासुद्दीन सुल्तान का खिताब धारण करके वहाँ के स्वतंत्र शासक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, जिसको इल्तुतमिश के बेटे ने परास्त कर दिया था और उसी रणभूमि में उसे मौत घाट उतार दिया था, ठीक है ना। उत्तर पश्चिमी में इल्तुतमिश की व्यवस्था का लाभ उठाकर उसने अपना नियंत्रण बिहार पर भी स्थापित कर लिया था, और जाजनगर जो उड़ीसा में, तिरहुत जो उत्तरी बंगाल में, बंग जो पूर्वी बंगाल में, कामरूप जो असम का प्राचीन नाम था, से नजराने उगाना शुरू कर दिया था। जब इल्तुतमिश उत्तर पश्चिमी से मुक्त हुआ और 1225 ईस्वी में उसे सेना लेकर इवाज पर आक्रमण कर दिया, उसके बेटे के द्वारा आरंभ में इवाज ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश के पीठ फेरते ही उसने फिर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तब इल्तुतमिश के बेटे ने, जो कि अवध का सूबेदार था, इवाज को युद्ध में पराजित करने पर मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति अनिश्चित रही। आखिर 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश जब फिर सेना लेकर वहाँ पहुँचा तो हालात पर काबू पाया जा सका, ठीक है। मतलब कि बंगाल कभी भी दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं आया था अभी तक, ओके। हमेशा विद्रोह में होते रहते थे, क्योंकि उन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। जब दूरी ज़्यादा होती है तो आप केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं कर सकते हैं, और अगर आप सूबेदार बना के वहाँ पर अगर आप अपने इंसान को बैठाते भी हैं, तो वह सूबेदार, बंगाल इतना संपन्न था उस समय, उसका विदेशी व्यापार इतना अच्छे से होता था कि वहाँ पे कोई भी अपने आप को राजा घोषित कर सकता था, स्वतंत्र को घोषित कर सकता था, क्योंकि उसको बाहरी दुनिया से और से केंद्रीय सहायता की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद में इतना सक्षम प्रदेश था, ओके। यही एक कारण था जिसकी वजह से बंगाल कभी भी हमेशा दिल्ली सल्तनत केंद्र सत्ता के लिए नासूर बना रहा, ओके। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत बंगाल के सूबेदार सुविधानुसार कभी अपने को आज़ाद घोषित कर देते थे, तो कभी दिल्ली का अधीनता मान लेते थे। इस काल में बिहार समानता लखनौती के नियंत्रण में रहा। बंगाल में जिन सूबेदारों ने स्वतंत्रता कोशिश की तरह बर्ताव करने की कोशिश की, उन्होंने कड़ा, माणिकपुर आदि पर अर्थात अवध तथा बिहार के बीच पड़ने वाले इलाकों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, ठीक है ना। और उन्होंने राधा जो दक्षिण बंगाल में था, उड़ीसा और कामरूप पर भी अपना दबाव कायम करने का प्रयास किया। इस संघर्ष में उड़ीसा तथा असम के शासकों ने अपना वर्चस्व भलीभांति बनाए रखा।
1244 ईस्वी में उड़ीसा के शासक ने लखनौती के निकट मुसलमानों की फौज को गहरी शिकस्त दी। उड़ीसा की राजधानी जाजनगर पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों ने बाद में जो प्रयत्न किए उनका परिणाम भी ऐसा ही रहा, यानी कि टिट फॉर टैट। इससे स्पष्ट हो गया कि लखनौती के स्वतंत्र मुसलमान शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे पड़ोसी के हिंदू क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अभी भी उड़ीसा के जो आपके हिंदू शासक थे वह मजबूत स्थिति में थे, ठीक है ना। लखनौती के जो मुस्लिम शासक थे वह उनके ऊपर आक्रमण करके उनको विजित नहीं कर पा रहे थे। जब बलबन के रूप में दिल्ली को एक शक्तिशाली शासक मिला तो स्वभावतः दिल्ली सिंहासन बिहार और बंगाल पर अपना नियंत्रण पुनः स्थापित करने को उद्यत हो उठा, ठीक है ना। अब दिल्ली को औपचारिक अधीनता की स्वीकृति उसके लिए काफ़ी नहीं थी। तुगरिल ने पहले तो बलबन की अधीनता कबूल कर ली थी, लेकिन बाद में उसने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि तुगरिल बंगाल में जो शासक था वह किसके समकालीन था? बलबन के समकालीन था और इवास इल्तुतमिश के समकालीन था। यही सब की फैक्टर है, यही चीज़ किताब से निकाल कर प्री में क्वेश्चन बनते हैं। बलबन सेना लेकर लखनौती आ धमका और तुगरिल को ख़त्म कर दिया। यही नहीं, उसने उसके परिजनों और अनुगामियों को भी अवमाननीय दंड दिए। यह अभियान 3 साल तक चला और एकमात्र ऐसा सैनिक अभियान था यह जिसका नेतृत्व बलबन ने दिल्ली से दूर जाकर किया। और सारे भी सैनिक कार्रवाई वो दिल्ली से दूर जाकर नहीं किया, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं मंगोलों का आक्रमण होने का डर था, इसीलिए मंगोलों का आक्रमण कभी भी हो सकता था, इसीलिए बलबन कभी भी दिल्ली से दूर कभी नहीं गया था, ठीक है ना, ताकि वो तुरंत दिल्ली से कूच करे और पंजाब वाले इलाके में जो उसने अपना दुर्ग बनाया है भटिंडा के पास, वहाँ जाकर सेना को एकत्र करे और बंगोलों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सके, ठीक है ना। ये होती है एक अच्छे राजा की निशानी, कूटनीति, सीमा की सुरक्षा। लेकिन वही फिर से हुआ, दिल्ली बंगाल पर ज़्यादा दिनों तक अपना नियंत्रण कायम नहीं रख सकी। बलबन की मृत्यु के बाद उसके बेटे बुगरा खान ने, जिसे बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, दिल्ली की गद्दी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने की बजाय बंगाल का स्वतंत्र शासक ही बेहतर समझा। यानी कि जब वो दिल्ली बलबन जब विजिट कर लिया बंगाल को, तो उसने अपने पुत्र बुगरा खां को, ठीक है ना, वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। अपने मृत्यु के बाद उसके बेटे हालांकि अपने बेटे बुगरा खां को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, सूबेदार। लेकिन जब उसकी मृत्यु होगी बलबन को, तो भाई बुगरा खां को बुलाया गया, भाई दिल्ली की सल्तनत की सीट खाली है, भाई आओ शासन करो। तो बुगरा खां ने कहा कि यार दिल्ली शासन जो करता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है, हम बंगाल में खुश हैं, हम बंगाल में रहेंगे। भाई बंगाल का समाज कौन छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता। वह उस समय बहुत ही सक्षम प्रदेश था, ठीक है ना, क्योंकि तामलिप्ति जैसा बंदरगाह वहाँ पे था। इसलिए वह बुगरा खान ने समझदारी का प्रयोग किया, उसने दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता को त्याग कर बंगाल में रहना उचित समझा। इसलिए उसने भी अपनी आज़ादी का ऐलान करके एक राजघराने की स्थापना की जो अगले 40 वर्ष तक बंगाल पर शासन करता रहा, ठीक है ना। इस प्रकार 13वीं सदी के ज़्यादातर दौर में बंगाल और बिहार दिल्ली के काबू से बाहर रहे। पंजाब का भी बहुत बड़ा हिस्सा मंगोलों के हाथ में चला गया था, ठीक है ना। यहाँ तक कि गंगा के दोआब में भी तुर्क शासन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, ठीक है, यानी गंगा के दोआब में भी तुर्क शासन सुरक्षित नहीं था अभी भी, ओके। दिल्ली सल्तनत की दक्षिणी और पश्चिमी सीमाएं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। यहाँ समस्या दोहरी थी। ऐबक ने के अधीन तुर्कों ने तिजारा, जो आपका अलवर है, बयाना, ग्वालियर, कालिंजर आदि के दुर्गों को पूरी श्रृंखला में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पूर्वी राजस्थान में रणथंभौर, नागौर, अजमेर और जालौर के निकट नादौल तक के इलाके को जीत लिया था, ठीक है ना। अधिकांश हम लोग जानते हैं कि यही इसके इलाके पर किसी समय चौहान साम्राज्य का भी ये सब अंग थे, ठीक है ना, इसी वजह से इसको जीत लिया गया था। गुजरात के चालुक्य थे जो इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल कर दिया था। मालवा के परमार भी तुर्कों को भारी पड़े, ठीक है ना। फिर भी इल्तुतमिश ने मालवा पर एक हमला किया और उज्जैन तथा रायसीना को लूट लिया। उसके एक सेनापति ने बूंदी पर भी आक्रमण किया। पूरब में इल्तुतमिश ने बयाना और ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन बघेलखंड के राजपूतों के खिलाफ उसे खास सफलता नहीं मिली। बलबन ने भी रणथंभौर और ग्वालियर को फिर से कब्जा करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन वह उसे जीत नहीं पाया, ओके। परंतु बलबन ने मेवाड़ को जीत लिया था और अगले कुछ सालों तक मेवाड़ ने कभी भी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। इसी प्रकार अन्यथा व्यस्त रहते हुए भी बलबन ने पूर्वी राजस्थान में तुर्क शासन की जड़ें मजबूत कर ली और राजपूत राजाओं के लिए के हमेशा आपस में लड़ते रहने से भी तुर्कों को मदद मिली और उनके खिलाफ तुर्कों ने प्रभावकारी आक्रमण किए। इस प्रकार अगर कंक्लूजन में कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत के पहले दौर के सुल्तानों ने एक सशस्त्र राजतंत्र की स्थापना कर दिए थे। मंगोल आक्रमणकारियों के फलस्वरूप मुकाबला भी किया। दोआब में प्रदेशों पर दिल्ली के शासन को दृढ़ता प्रदान किया और पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इन सब के परिणाम स्वरूप